हेलो एवरीवन, स्वागत है आपका हमारे प्यारे से चैनल बहन्स पढ़ाई में। मैं हूँ शिखा और आज हम करेंगे अपना चैप्टर मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्री। बहुत आसान चैप्टर है पर है थोड़ा सा लेंदी, बट कोई बात नहीं, हम जल्दी जल्दी खत्म करेंगे इसको, वो भी फुल डिटेल में। और इसी वीडियो में आपको इसका मैप वर्क भी मिल जाएगा। ठीक है, शुरू करें। अच्छा, मैं ना आपको एक टेक्निक से पढ़ाऊंगी जिसमें मैं आपसे बार बार क्वेश्चंस पूछूंगी और उन क्वेश्चंस का जवाब आप अपने मन में देना। ठीक है, या फिर आप ऐसी वीडियो के साथ बोल बोल के अपना आंसर पुट अप करना, जिससे क्या होगा आपको, वो आप सारे चैप्टर को खुद ही जानते होगे। ठीक है, तो इससे आप कंक्लूजन पे पहुंच जाओगे कि ये चैप्टर क्या कहना चाहता है या फिर क्या पढ़ाना चाहता है। इससे क्या होगा, आपको याद करने की भी जरूरत नहीं पड़ेगी और आप अपने आंसर्स खुद फ्रेम करके अपने पेपर में लिख सकते हो। ठीक है, तो ये जो नोट्स है वो मैंने लिए हैं इनोवेटिव ज्ञान वेबसाइट से, जिनकी लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी। और अगर आपको कोई भी डाउट है तो आप मुझे इंस्टाग्राम पे फॉलो करके डीएम कर सकते हो। टेलीग्राम पे बाकी सब्जेक्ट्स के नोट आपको मिल जाएंगे, तो उसकी भी लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी। ऑल राइट, चलो अब शुरू करते हैं अपना चैप्टर मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्री। तो नाम पे आते हैं भाई कि मैन्युफैक्चरिंग क्या होता है। देखो, खेतों में काफी सारी चीजें उगती हैं, है ना, उनको हम क्या बोलते हैं, कच्चा माल या फिर रॉ मटेरियल। वो कच्चा माल कहाँ पे जाता है, इंडस्ट्री में या फिर फैक्ट्री में, वहां पे उनकी कुटाई होती है और फिर एक नया प्रोडक्ट बन के आता है। ठीक है, उस चीज को हम क्या बोलते हैं, मैन्युफैक्चरिंग। हिंदी में बोले तो उत्पादन। ठीक है, जैसे एक एग्जाम्पल दो, कोई खेतों का ही कोई सामान ले लो, ले लिया आपने, मन में ले लिया, ओके। अब वो जाता है फैक्ट्री में, वहां पे उसकी कुटाई होती है मशीन्स के अंदर, तो कोई एक नया प्रोडक्ट निकल के बाहर आता है। आपने सोच लिया क्या निकल के आता है। जैसे मान लो अब मैंने सोचा है गन्ना, गन्ना खेत में उगता है। अब वो गन्ना जाएगा कहाँ पर, मशीन्स के अंदर, और उसकी क्या निकल के आएगी, शुगर केन निकल के आएगी, मतलब थोड़ी बहुत प्रोसेसिंग के साथ, है ना। तो गन्ने से निकली शुगर, या फिर आप गेहूं से निकला आटा। तो यानी कि जब कोई भी कच्चा माल जो कि खेतों में से आता है या फिर किसी और सोर्स से आता है, उसको मशीन्स में डाला जाता है, उसकी प्रोसेसिंग होती है, कुटाई वगैरह होती है, और तब जाके एक नया प्रोडक्ट बनता है, उसको आप क्या बोलते हो, मैन्युफैक्चरिंग। ठीक है, अब मैंने आपको इकोनॉमी के कितने सेक्टर बताए थे, कितने बताए थे, तीन, प्राइमरी, सेकेंडरी और टर्शरी। सेकेंडरी में क्या होता था, फैक्ट्री और इंडस्ट्री। तो मैन्युफैक्चरिंग जो एक्टिविटी है वो किस सेक्टर में आई, मैन्युफैक्चरिंग कहाँ होती है, फैक्ट्री में, तो कौन से सेक्टर में आई, सेकेंडरी सेक्टर में, है ना। तो इसलिए मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्री जो है वो सेकेंडरी एक्टिविटी होगी, क्योंकि ये प्राइमरी एक्टिविटीज में से जितना भी सामान आता है, रॉ मटेरियल, उसको एक फिनिश्ड गुड में बनाती है। जैसे कि कॉटन आया खेत में से और उसके क्या बन गए, फैक्ट्री में जाके कपड़ा बन गया, टेक्सटाइल बन गया। टेक्सटाइल मतलब कपड़ा। अब इम्पोर्टेंस क्या है, मतलब हमें उत्पादन क्यों करना चाहिए या फिर मैन्युफैक्चरिंग क्यों करनी चाहिए। देखो, एग्रीकल्चर में जो प्रोडक्ट्स उग रहे हैं उनको हमें यूज में तो लाना ही पड़ेगा अब, है ना। तो अगर हम फैक्ट्री लगा के उन प्रोडक्ट्स को यूज में लेके आ रहे हैं, कुछ और अच्छा बना रहे हैं या फिर कुछ और एडिशनल प्रोडक्ट बना रहे हैं, तो उससे एग्रीकल्चर मॉडर्न हो जाएगा ना। और ये हमारी इकोनॉमी की, अच्छा, जैसे अगर हमारी इकोनॉमी में जितनी ज्यादा फैक्ट्रीज होंगी उतना ज्यादा लोगों को काम मिलेगा, पैसे आएंगे उतने ज्यादा, उनका लाइफस्टाइल अच्छा होगा, है ना। तो उससे क्या होगा, हमारी इकोनॉमी बहुत अच्छी हो जाएगी। तो जब मैन्युफैक्चरिंग होगी, मैन्युफैक्चरिंग फैक्ट्री में होती है, फैक्ट्रीज बढ़ेंगी तो हमारी इकोनॉमी भी अच्छी हो जाएगी और एग्रीकल्चर भी मॉडर्न हो जाएगा, है ना। साथ ही साथ पहले आपने देखा होगा कि इंडिया का 2/3 ऑफ द पार्ट एग्रीकल्चर के ऊपर ही डिपेंड था, है ना। सब कोई अपने घर में पैसा एग्रीकल्चर की वजह से ही लाता था, तो एग्रीकल्चर ही एकमात्र सहारा माना जाता था कमाई के लिए। लेकिन जब से सेकेंडरी सेक्टर आया है और सेकेंडरी सेक्टर की वजह से टर्शरी सेक्टर आया, तब से नई नई जॉब्स खुलने लग गई हैं, तो इसलिए एग्रीकल्चर पे जो डिपेंडेंस था वो कम हो गया है। ठीक है, जो देश में गरीबी की और अनएम्प्लॉयमेंट यानी कि बेरोजगारी की जो प्रॉब्लम थी वो भी खत्म होने लग रही है। अब नए नए गुड्स बन रहे हैं तो भाई दूसरे देशों में भी तो बेचेंगे ताकि हमें ज्यादा मुनाफा हो, तो इसलिए ट्रेड भी बढ़ रहा है, एक्सपोर्ट बढ़ रहे हैं, और एक्सपोर्ट बढ़ेगी तो दूसरे देशों की करेंसी हमारी इंडिया में आएगी, है ना, और इंडिया की करेंसी आएगी तो फिर हमारे देश को मुनाफा होगा। ओके, और इससे क्या होगा, जितनी ज्यादा ये फैक्ट्रीज या फिर इंडस्ट्रीज हमारे देश में होंगी तो उतनी ज्यादा हमारे देश जो है वो फलेगा फूलेगा, प्रोस्पेरस बनेगा। ठीक है, उतना ज्यादा हमारे पास मनी मनी होगी, अपना सपना मनी मनी मनी, है ना। ओके, सो एग्रीकल्चर एंड इंडस्ट्रीज की बात करते हैं। एग्रीकल्चर और फैक्ट्री दोनों एक दूसरे के ऊपर डिपेंड है ना। एग्रीकल्चर से रॉ मटेरियल नहीं आएगा तो फिर इंडस्ट्री को कहाँ से मिलेगा, है ना। और उसके बाद अब
दूसरे हैंड्स पे जैसे कि इंडस्ट्रीज नए नए प्रोडक्ट्स लेके आती है, जैसे कि फर्टिलाइजर लेके आती है, इरिगेशन पंप लेके आती है, ट्रैक्टर वगैरह लेके आती है, पाइप्स, मशीन, टूल्स लेके आती है, तो उस सब की जरूरत एग्रीकल्चर को भी पड़ती है। तो एग्रीकल्चर इंडस्ट्री के ऊपर निर्भर है और इंडस्ट्री एग्रीकल्चर के ऊपर निर्भर है, दोनों एक दूसरे के ऊपर डिपेंडेंट है। अब ये जो इंडस्ट्रीज हैं, फैक्ट्रीज हैं, ये हमारी देश की इकोनॉमी में कितना परसेंट कंट्रीब्यूट कर रहे हैं, या फिर ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट जीडीपी में कितना कंट्रीब्यूट कर रहे हैं। अगर हम लास्ट के 20 सालों में देखें तो 17% आया है, ठीक है। और अगर हम टोटल देखें तो टोटल है 27% जीडीपी में कंट्रीब्यूट किया है मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर ने, जिसमें से 10% कहाँ से आया, माइनिंग, क्वेरिंग, इलेक्ट्रिसिटी एंड गैस से। और जो ग्रोथ आई है लास्ट मतलब 10 सालों में, वो 7% से ज्यादा ग्रोथ हमें देखने को मिली है। और 2003 में 3 से देखें अगर हम, तो ग्रोथ रेट जो है 9 से लेकर 10% पर हमें एनम दिख जाता है। और अब अब सोचा जा रहा है कि अगले 10 सालों में ये जो 10% पर एनम का हमें ग्रोथ रेट देखने को मिल रहा है, वो 12% पर पहुंच जाएगा। अब एक ये बनाया गया है नेशनल मैन्युफैक्चरिंग कॉम्पिटिटिव काउंसिल। ये ना एक टाइप की संस्थान है, या फिर आप ऑर्गेनाइजेशन लगा लो, जिसको आप एनएमसीसी बोलते हो। और इसका क्या इसको किसने सेटअप किया था, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने। किस काम के लिए सेटअप किया था, ये सेटअप किया था ताकि हमारे देश में जितनी भी फैक्ट्रीज हैं, इंडस्ट्रीज है, उनकी अच्छे से ग्रोथ हो, कहीं पर उन्हें दिक्कत आ रही है तो उनको हेल्प करना, इस टाइप से, ठीक है। अब कहीं पर भी लग जाती है फैक्ट्रीज, बताओ अगर मेरे घर के बगल में लग जाए तो ऐसा हो सकता है, या फिर आपके घर में बगल में लग जाए तो, साइड में लग जाए तो, ऐसा नहीं होता कि वो कहीं पे भी सेटअप हो जाती है। इंडस्ट्री की लोकेशन बहुत मायने रखती है और वो बहुत अच्छी सी जगह पर लगाई जाती है, बहुत सारे फैक्टर्स को देखते हुए। कौन कौन से फैक्टर्स हैं कि किस जगह पर हमें रॉ मटेरियल मिल रहा है, कहाँ की गवर्नमेंट पॉलिसीज काफी ज्यादा फ्लेक्सिबल है, कहाँ पर हमें लेबर मिलेगी, कहाँ पर कैपिटल भी लगाई जाएगी, कहाँ पर हमें मार्केट मिलेगी, बिजली और पानी की फैसिलिटी भी हो। तो जहां पर ये सारी कंडीशन फुलफिल करेंगी, वहां पर एक इंडस्ट्री सेटअप होती है, ठीक है। अब दो टाइप के फैक्टर्स होते हैं, एक तो ज्योग्राफिकल फैक्टर्स। ज्योग्राफिकल फैक्टर्स मतलब अर्थ रिलेटेड फैक्टर्स, यानी कि जहां पर हमें रॉ मटेरियल, कच्चा माल भी मिल जाए, जहां पर हमें एनर्जी और पावर रिसोर्स मतलब बिजली पानी वगैरह मिल जाए, क्लाइमेट अच्छा हो, जमीन मिल जाए, पानी भी अच्छा हो। जैसे जूट इंडस्ट्री लगनी होती है तो वहां पे तो पानी ज्यादा चाहिए, तो जूट इंडस्ट्री वहां पे लगेगी जहां पर पानी हमें बहुत ज्यादा मिल जाए, ठीक है। और नेक्स्ट इज नॉन ज्योग्राफिकल फैक्टर। नॉन ज्योग्राफिकल फैक्टर्स कौन कौन से होते हैं, जहां पर मतलब जो अर्थ से रिलेटेड नहीं होते, जैसे जहां पर लेबर मिल जाए, पैसा लगाना, कहीं से पैसा अगर अरेंज करना हो तो वो भी मिल जाए, बाजार या फिर मार्केट की फैसिलिटी हो, थोड़ी बहुत टर्शरी सेक्टर की भी फैसिलिटी हो, जैसे कि ट्रांसपोर्ट, कम्युनिकेशन, बैंकिंग, इंश्योरेंस, वेयर हाउस, है ना। और अगर किसी से फाइनेंशियल एडवाइस लेनी हो तो वो इंसान में मिल जाए, गवर्नमेंट पॉलिसी भी अच्छी हो और इंफ्रास्ट्रक्चर काफ़ी अच्छा हो, हाईवे रोड सिस्टम भी काफ़ी ठीक हो। और एंटरप्रेन्योर जो, जैसे अगर कोई भी कंपनी सेटअप होती है, फैक्ट्री सेटअप होती है, तो वहाँ पर मैनेजर्स वगैरह की जरूरत होती है, तो एंटरप्रेन्योर्स भी हो, है ना। नेक्स्ट हमें पढ़ना है मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्री और अर्बनाइजेशन। अर्बनाइजेशन वर्ड आपने सुना होगा, चलो नहीं सुना तो अर्बन तो सुना है। अर्बन क्या होता है, क्या होता है, टाउन्स होते हैं, ठीक है। तो अब इंडस्ट्री और टाउन्स का क्या रिलेटेड है, आपस में कैसे रिलेटेड है, देखो। जैसे मान लो कोई शहर है, वहां पे बहुत सारी इंडस्ट्री सेटअप हो रही है, क्योंकि शहरों में बैंकिंग, टेलीकम्युनिकेशन, इंफॉर्मेशन एंड कम्युनिकेशन, ये सारी सर्विस ऑलरेडी होती है, इंश्योरेंस, वेयर हाउसिंग, ये सारी होती है। तो शहरों में ज्यादा होती है सर्विसेज, और जहां पर ये सर्विस होंगी वहां पर इंडस्ट्री आएंगी। तो यानी कि शहरों में इंडस्ट्रीज, फैक्ट्रीज ये सब आती हैं। और अगर जहाँ जिस भी इलाके में इंडस्ट्री आ गई वहां पर जॉब भी मिलेगी, तो जॉब मिलेंगी तो फिर रूरल एरिया के जो लोग होते हैं, क्योंकि रूरल एरियाज में अभी कम जॉब है, तो इसलिए वो कहाँ पे शिफ्ट हो जाते हैं, टाउन्स में, शहरों में, और वहां पे वो उन्हें जॉब मिल जाती है, फिर वो वहीं पे बस जाते हैं ना। तो इसलिए इंडस्ट्री और अर्बनाइजेशन एक दूसरे के ऊपर डिपेंड है, क्योंकि अर्बन टाउन्स में बहुत सारी फैसिलिटी उनको मिल जाती हैं, जैसे कि बैंकिंग, इंश्योरेंस, ट्रांसपोर्ट, लेबर, कंसल्टेंट, फाइनेंशियल सर्विसेज, ठीक है।
अच्छा, प्री इंडिपेंडेंस एरिया मतलब एरा, सॉरी एरिया बोल रही हूँ, एरा, यानी कि इंडिपेंडेंस 1947 से पहले का जो टाइम था उसमें जो मैन्युफैक्चरिंग यूनिट्स थी यानी कि इंडस्ट्रीज या फिर ये फैक्ट्रीज जो होती हैं वो कहाँ पर होती थी, जहाँ पर समुद्री इलाका होता था, जैसे कि मुंबई, कोलकाता और चेन्नई, सी पोर्ट्स के पास ये सिलेक्ट मतलब ये इंडस्ट्रीज बसा करती, ठीक है। तो ये क्यों होती थी? तो इससे क्या होता था, बहुत सारी इंडस्ट्रीज जो नई नई लगना चाहती हैं या फिर अपना स्टार्टअप स्टार्ट करना चाहती है, वो भी मुंबई, कोलकाता और चेन्नई में आ जाते थे, क्योंकि यहाँ पर ऑलरेडी बहुत सारी इंडस्ट्रीज थी और यहाँ पर बाकी सारी फैसिलिटीज भी मिलती थी, लेबर की, कैपिटल की और ट्रांसपोर्ट की। तो ऐसी इंडस्ट्री जो कि इन सी पोर्ट्स पे आ जाया करती लॉन्च होने के लिए, उनको हम क्या बोलते थे? एग्लोमेरेशन इकोनॉमीज, ठीक है। अर्बनाइजेशन मैंने आपको बता दिया कि ज्यादातर लोग अब शहरों में या फिर टाउन्स में, सिटीज में रहना पसंद करते हैं बिकॉज ऑफ एन नंबर ऑफ फैक्टर्स, जैसे जॉब मिल गई, एक्सेट्रा एक्सेट्रा, है ना। एग्लोमेरेशन इकोनॉमी फिर से मैं बता देती हूँ, जहां पर लार्ज मार्केट होगा, ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट कम होगी, दूसरे बेनिफिट्स मिलेंगे और जितना पैसा कोई सामान बनाने में लग रहा है उससे ज्यादा प्रॉफिट निकल के आए उस सिटी में बेसिकली, ठीक है, जहां पर ऐसा कुछ होता हो कि जितनी लागत लग रही है एक प्रोडक्ट को बनाने में और जहां पर हर चीज सस्ती सस्ती मिल जाए, तो वो जो होती है इकोनॉमी, वो कौन सी होती है? एग्लोमेरेशन। तभी तो बाहर की एमएनसी इंडिया में सेटअप होती है, क्योंकि यहाँ पर लेबर कॉस्ट भी कम होती है, ट्रांसपोर्ट कॉस्ट भी कम होती है, जमीन भी सस्ती मिल जाती है, ठीक है। आपने देखा होगा कि आप मतलब रील्स वगैरह में कि वियतनाम में इतनी सस्ती जमीन है या फिर हरियाणा की इस डिस्ट्रिक्ट में इतनी सस्ती जमीन है ना, तो आपको ऐसा लगता होगा कि हाँ वहां पर हमें सेटअप करना चाहिए क्योंकि सब कुछ सस्ता सस्ता मिल जाता है, ठीक है। तो वही होती है एग्लोमेरेशन इकोनॉमीज, जहां पर सब कुछ सस्ता सस्ता होता है, वहीं पर जाके सेटअप हो जाते हैं, ठीक है। इंडस्ट्री मार्केट लिंकेज, अब इंडस्ट्री जो है वो सामान बनाती है, ठीक है, गुड्स या फिर प्रोडक्ट्स बनाती है, अब उन प्रोडक्ट्स को बेचना भी तो होता है, तो फिर मार्केट लिंक हो जाता है उसी एरिया में जहां पर इंडस्ट्रीज होती हैं और फिर उन मार्केट्स में क्या हो जाता है, उनके प्रोडक्ट्स आते हैं और फिर लोग वहां से खरीदने लग जाते हैं ना। इसमें अब इंडस्ट्री और मार्केट जो है वो एक दूसरे के साथ लिंक हो जाते हैं, है ना। कैसे लिंक होते हैं? जैसे कि इंडस्ट्री में कच्चे माल को लगाने के लिए पैसा चाहिए होता है, हमें कच्चा माल, अगर मान लो मेरी कोई फैक्ट्री है, मुझे रॉ मटेरियल खरीदना है, तो उसके लिए पैसा तो मुझे चाहिए ही होगा, तभी तो जाके मैं फिनिश प्रोडक्ट बना पाऊंगी और उनको बेच पाऊंगी, है ना, तभी तो मेरे पास प्रॉफिट आएगा और तभी मेरे पास पैसा आएगा। और जो इनपुट्स होते हैं जैसे रॉ मटेरियल हो गए या फिर पार्ट्स हो गए, उन्हीं की वजह से मेरा सामान बन पाएगा। लैंड, लेबर, कैपिटल, एंटरप्रेन्योर, लैंड यानी कि जमीन, लेबर और पैसा जो मैं लगाती हूँ, और मैनेजर्स मुझे चाहिए, इंफ्रास्ट्रक्चर मुझे चाहिए, आर द फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन, ये फैक्टर है, ठीक है। इन चारों पांचों चीजों की वजह से ही मैं प्रोड्यूस कर पाऊंगी, उत्पादन कर पाऊंगी। मुझे एक जमीन चाहिए फैक्ट्री लगाने के लिए, उस जमीन के ऊपर काम करने के लिए लेबर चाहिए, उस फैक्ट्री को खड़ा करने के लिए पैसे चाहिए और उस कंपनी को चलाने के लिए मुझे एंटरप्रेन्योर्स चाहिए, है ना, मतलब मैनेजर्स चाहिए, और साथ के साथ मुझे इंफ्रास्ट्रक्चर भी चाहिए। इन सभी फैक्टर्स की वजह से ही मैं अपना उत्पादन कर पाऊंगी या फिर प्रोडक्शन कर पाऊंगी, है ना। और जब मेरा सामान बन जाएगा तो मुझे ट्रांसपोर्ट की भी जरूरत चाहिए ताकि वो अलग अलग जगह पर जा सके इजीली और लोगों तक वो मेरा जो प्रोडक्ट है जो मैंने अपनी फैक्ट्री में बनाया है वो आराम से पहुंच जाए, है ना। और उसके बाद क्या है, लास्ट जो चीज है कि फैक्ट्रीज आर सेटअप टू प्रोड्यूस डिफरेंट प्रोडक्ट आउटपुट, और जैसे ही मेरा फिनिश्ड गुड बन जाएगा तो फिर मैं उसको मार्केट में, जो डेवलप्ड मार्केट है वहां पर सेल करने के लिए भेजूंगी और वहां से मुझे जो है पैसा या फिर प्रॉफिट मिल जाएगा, ठीक है। तो इस तरीके से इंडस्ट्री और मार्केट जो आपस में लिंक हो जाते हैं। अब हम पढ़ेंगे कि कौन कौन सी टाइप की इंडस्ट्रीज होती हैं, है ना। देखो, ऑन द बेसिस ऑफ रॉ मटेरियल के हिसाब से दो होती हैं, एक तो एग्रीकल्चर बेस्ड इंडस्ट्री और एक मिनरल बेस्ड इंडस्ट्री। एग्रीकल्चर बेस्ड कौन सी होती है? जिसमें एग्रीकल्चर से जो रॉ मटेरियल कच्चा माल आता है उसको फैक्ट्री में डाल के फिर एक नया प्रोडक्ट बनाया जाता है, जैसे कि कॉटन, वुलन, जूट, सिल्क, टेक्सटाइल, रबर, शुगर, टी, कॉफी, है ना। और मिनरल बेस्ड इंडस्ट्री कौन सा होता है? जिसमें क्या होता है, स्टील से आयरन एंड स्टील, सीमेंट, एल्यूमिनियम, पेट्रोकेमिकल, ये कुछ ऐसी मिनरल बेस्ड इंडस्ट्री जहां पर रॉ मटेरियल क्या होता है, कच्चा माल क्या होता है, मिनरल्स या फिर मेटल्स, ठीक है। तो इस चैप्टर में हमें डिटेल में सिर्फ ये दो पढ़नी है, बट क्लासिफिकेशन सारी पढ़नी है, ठीक है।
की मेन रोल के हिसाब से इंडस्ट्री दो टाइप की बताई हुई है, बेसिक और की इंडस्ट्री। इसमें क्या होता है, ये इंडस्ट्रीज ऐसी इंडस्ट्रीज होती हैं जो कि ऐसा सामान सप्लाई करती हैं जो दूसरी इंडस्ट्रीज में भी चाहिए होता है, जैसे कि आयरन और स्टील। आयरन और स्टील इंडस्ट्री दूसरी इंडस्ट्रीज को आयरन या फिर स्टील सप्लाई करती है ताकि वो कुछ बना सके। लोहे का और आयरन का तो हर जगह काम होता है, जैसे गेट बनाने में या फिर मशीन बनाने में, है ना। और उसके बाद कंज्यूमर इंडस्ट्री कौन सी होती है, ये इंडस्ट्री ऐसी इंडस्ट्री होती है जो कि ऐसे गुड्स बनाती है जो डायरेक्टली कंज्यूमर्स तक क्या हो जाए, डायरेक्टली कंज्यूमर्स उसको यूज कर पाए, जैसे कि शुगर, पेपर, इलेक्ट्रॉनिक, सोप, इस तरीके से। और देखो क्लासिफिकेशन ऑफ इंडस्ट्री ऑन द बेसिस ऑफ कैपिटल। अब कैपिटल के हिसाब से भी दो टाइप की इंडस्ट्री होती है, स्मॉल स्केल इंडस्ट्री जिसमें 1 करोड़ से कम की या फिर 1 करोड़ तक इन्वेस्टमेंट लगी हो, और लार्ज स्केल इंडस्ट्री कौन सी होती है, जिसमें 1 करोड़ से ज्यादा तक की कैपिटल लगी हो, है ना। उसके बाद ओनरशिप के हिसाब से भी 4 टाइप की इंडस्ट्रीज होती हैं। एक तो पब्लिक जो कि गवर्नमेंट ओन करती है, जैसे कि सेल, भेल, ओएनजीसी। प्राइवेट सेक्टर कौन सी होती है, जो कि प्राइवेट इंडिविजुअल्स या फिर ग्रुप ऑफ इंडिविजुअल्स ओन करते हैं, डिस्को, रिलायंस, महिंद्रा। जॉइंट सेक्टर कौन सी होती है, जो कि गवर्नमेंट भी और प्राइवेट भी दोनों मिलके ही संभाल लेते हैं, ठीक है, जैसे कि ऑयल इंडिया लिमिटेड। कोऑपरेटिव सेक्टर कौन से होता है, जो सप्लायर या फिर प्रोड्यूसर मिलके संभालते हैं, ठीक है। जैसे कि अमूल मिल्क कोऑपरेटिव देख लो आप, यहाँ पर जितने भी सप्लायर हैं, प्रोड्यूसर हैं रॉ मटेरियल के, वो सारे के सारे इस इंडस्ट्री से जुड़े हुए हैं या फिर इस सेक्टर से जुड़े हुए हैं, ओके। तो और देखो वेट के हिसाब से इंडस्ट्री दो टाइप की होती हैं, जैसे कि हैवी इंडस्ट्री जहाँ पर बहुत हैवी फिनिश गुड बनाए जाते हैं, जैसे कि आयरन और स्टील इंडस्ट्री। और लाइट इंडस्ट्री कौन सी होती है, जो लाइट रॉ मटेरियल का यूज करके लाइट प्रोडक्ट्स बनाती है, जैसे इलेक्ट्रिकल इंडस्ट्री, टॉय इंडस्ट्री, इस तरीके से। तो मैंने आपको बताया था कि इस चैप्टर में हमें सिर्फ एग्रो बेस्ड इंडस्ट्री और मिनरल बेस्ड इंडस्ट्री के टाइप्स पढ़ने हैं, थोड़ा बहुत उन इंडस्ट्रीज के बारे में जानेंगे, ठीक है, और उसके बाद इसका मैप वर्क भी करेंगे। नाउ अब हम स्टार्ट करते हैं अपनी टाइप्स ऑफ एग्रो बेस्ड इंडस्ट्री। इसमें हमें 3-4 इंडस्ट्री पढ़नी है, लेकिन सबसे पहले हमारी टेक्सटाइल इंडस्ट्री यानी कि कपड़े की इंडस्ट्री, ठीक है। और ये 14% हमारी इंडिया की जीडीपी को कंट्रीब्यूट करती है। 35 मिलियन लोग इसमें एम्प्लॉयमेंट है, मतलब एम्प्लॉयड हैं, काम करते हैं। सबसे ज्यादा एम्प्लॉयमेंट जनरेशन करती है एग्रीकल्चर के बाद। और फॉरेन एक्सचेंज यानी कि बाहर के देश का पैसा ये कितना ला पाती है हमारे देश में, 24.6%, विच इज वेरी ग्रेट एंड अप्रिशिएबल, है ना। और ये हमारे जीडीपी में कितना कंट्रीब्यूट करती है, 4%। और ऊपर जो है सॉरी इंडस्ट्रियल प्रोडक्शन था 14% टू इंडस्ट्रियल प्रोडक्शन। और ये ही एक ऐसी इंडस्ट्री है जो कि सेल्फ रिलायंट है, ये किसी इंपोर्ट के सहारे नहीं है, और ये हमारे देश का ही माल यूज करती है और वैल्यू चेन को कंप्लीट करती है। इसी के अंदर हमारी आती है कॉटन टेक्सटाइल इंडस्ट्री। पहली कॉटन टेक्सटाइल कहाँ पर एस्टैब्लिश हुई थी, मुंबई में, वो भी 1854 में। और ये 1 मार्कर क्वेश्चन में आ सकता है। महात्मा गांधी जी को आपने देखा होगा यार्न को स्पिन करते हुए, मतलब धागे को ऐसे स्पिन करते हुए, और वो एनकरेज करते थे कि खादी पहनो, जिससे कि वीवर्स को, खादी जो है वो वीवर की वजह से बन पाता था, ताकि वीवर्स को एम्प्लॉयमेंट मिल पाए। और हमारे इंडिया का जो खादी है वो काफी अच्छे, मतलब इंडिया का ही था खादी, ताकि इंडिया के लोग इंडिया का ही माल यूज करें, सामान यूज करें या फिर मटेरियल यूज करें, किसी दूसरे के ऊपर डिपेंड ना रहे। और खादी एक ऐसा कपड़ा होता है, वो क्यों एनकरेज करते थे, क्योंकि खादी एक ऐसा कपड़ा होता है क्योंकि जिससे कि आप अगर वो गर्मियों में पहनो तो आपको ठंडक देता है, और सर्दियों में पहनो तो आपको गर्मी देता है, इतना अच्छा कपड़ा है ये, ठीक है। सो दैट्स व्हाई ही एनकरेज खादी। उसके बाद क्या होता है, जैसे अर्ली मतलब कॉटन टेक्सटाइल इंडस्ट्री आती है अर्ली ईयर्स में, तो वो महाराष्ट्र और गुजरात में ज़्यादा ग्रो करती हैं, क्योंकि वहीं पर रॉ मटेरियल, मार्केट, ट्रांसपोर्ट फैसिलिटी, लेबर, मॉइस्ट क्लाइमेट वगैरह मिलता था, है ना। उसके बाद धीरे धीरे तमिलनाडु में भी आने लग गई, और वीविंग को बहुत ज़्यादा प्रमोट किया जाने लग गया। वीविंग को इसलिए प्रमोट किया जाने लग गया क्योंकि लोग बाग उसमें ज़्यादा एम्प्लॉयमेंट पा सकते थे, है ना। और इसके साथ साथ उन्हें कॉटन, सिल्क, जरी, एम्ब्रॉयडरी, वीविंग, ये सब चीजें भी दी जाती थी ताकि वो ये सारा काम भी कर ले। कॉटन जो गुड्स है वो फिर बेचे जाते थे जापान, यूएसए, यूके, रशिया, फ्रांस, ईस्ट यूरोपियन कंट्री, नेपाल, सिंगापुर, श्रीलंका और बहुत सारी अफ्रीकन कंट्रीज में, ठीक है। लेकिन कुछ कॉटन इंडस्ट्रीज को प्रॉब्लम थी इंडिया में। ओल्ड और ट्रेडिशनल टेक्निक थी, लेबर अच्छे से नहीं कर पा रहे थे काम, सिंथेटिक फाइबर
सिल्क हो गया, या फिर नायलॉन रेयन वगैरह हो गया, आर्टिफिशियल सिल्क हो गया, इन सब से बहुत कंपटीशन था। पावर सप्लाई इतनी अच्छी नहीं थी, नई मशीनरी नहीं आ पा रही थी, जिससे कि वीविंग और प्रोसेसिंग सेक्टर में भी बढ़ोतरी नहीं हो पा रही थी। तो कॉटन टेक्सटाइल हो गया। अब जूट टेक्सटाइल देखो, इंडिया जो है लार्जेस्ट प्रोड्यूसर है रॉ जूट का या फिर जूट के प्रोडक्ट्स का, ठीक है। पहली जूट मिल सेटअप हुई थी कोलकाता में 1859 में, और कॉटन कब हुई थी 1854 में, ठीक है। और रिश्रा में सेटअप हुई थी सबसे पहली बार। और ये जो है सेकंड जूट एक्सपोर्ट पे हमारा इंडिया सेटअप करता है, लेकिन स्टैंड करता है। लेकिन पहला जो जूट एक्सपोर्ट है वो कौन है, बांग्लादेश। जब हमारे देश का पार्टीशन हो रहा था यानी कि 1947 में, तो जूट मिल तो इंडिया में ही रह गई, लेकिन जो 3/4 जूट प्रोड्यूसिंग एरिया था ना, वो बांग्लादेश यानी कि जो ईस्ट पाकिस्तान था वहां पे चला गया था, ठीक है। तो जूट इंडस्ट्री जो है वेस्ट बंगाल की हुगली रिवर के पास मतलब लोकेटेड है। अब ऐसा क्यों है, वो हुगली बेसिन पे क्यों लोकेटेड है, क्योंकि वेस्ट बंगाल में सबसे ज्यादा जूट प्रोड्यूस होता है। हुगली रिवर से बहुत ज्यादा पानी मिल जाता है, जिससे कि जूट जो है अच्छे से प्रोसेस हो पाता है। सस्ती लेबर मिल जाती है वेस्ट बंगाल, बिहार, उड़ीसा और उत्तर प्रदेश से, है ना। और यहाँ पर हुगली रिवर के पास या फिर वेस्ट बंगाल में, जैसे कि कोलकाता आपने देखा ही होगा, वहाँ पे अच्छा रेलवेज, रोडवेज, वाटरवेज काफी अच्छे से लाइक कनेक्ट है। उसके बाद वाटर ट्रांसपोर्ट और कोलकाता पोर्ट भी इसके साथ कनेक्ट है, ताकि जूट को हम एक्सपोर्ट कर पाए, है ना। और यहाँ पर देखो कोलकाता एक लार्ज अर्बन सेंटर है, तो इससे बहुत सारी टर्शरी सर्विसेज जैसे कि बैंकिंग, इंश्योरेंस, टेलीकम्युनिकेशन और भी बहुत सारी सर्विसेज जैसे कि लाइक और कौन कौन सी होती हैं, वेयर हाउसिंग, ये सब इसमें मिल जाती है। फाइनेंस की फैसिलिटी भी। कुछ चैलेंजेस भी ये फेस करते हैं, जैसे कि सिंथेटिक फाइबर आ रहे हैं। सिंथेटिक फाइबर सस्ते मिल जाते हैं जूट के मुकाबले में, है ना। जूट जो है थोड़ा हार्ड होता है, एक्सपेंसिव होता है, इंटरनेशनल मार्केट से भी कंपटीशन आता है। और बांग्लादेश जो है वो बहुत बड़ा कॉम्पिटिटर है हमारा, और ब्राजील, फिलीपींस, इजिप्ट और थाईलैंड भी कॉम्पिटिटर है। बात करेंगे शुगर इंडस्ट्री की। इंडिया जो है शुगर की प्रोडक्शन में सेकंड नंबर पे है, लेकिन पहली प्रोडक्शन पे किस में है, वो गुड़ हो गया, खांडसरी होगी, इन सब में, ठीक है। शुगर मिल जो है वो आपको यूपी, बिहार, महाराष्ट्र, कर्नाटका, तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश और गुजरात में देखने को मिल जाएगी। और अब जो है ये सर्दर्न और वेस्टर्न स्टेट्स में भी देखने को मिल रही है, स्पेशली महाराष्ट्र में, क्योंकि यहाँ पर जो गन्ना उगता है उसके अंदर ज्यादा सेल्यूलोज का कंटेंट होता है, जिससे कि वो लॉन्गर क्रशिंग सीजन, क्रश करके ही तो चीनी बनती है, तो इसलिए लॉन्गर क्रशिंग सीजन इनको मिल जाता है। और शुगर इंडस्ट्री भी कुछ चैलेंज फेस करती है, जैसे कि सीजन की और शॉर्ट टर्म इंडस्ट्री है। शुगर केन जो है वो थोड़ा कम उगता है, ओल्ड मशीन जो है वो ज्यादा है इसमें, ताकि प्रोडक्शन इसकी वजह से इतनी ज्यादा हो नहीं पाती है। और बैगीज मतलब जैसे हम जूस निकलता है शुगर केन में से, सब कुछ बेकार, वो आपने देखा होगा गन्ने का जब जूस आप निकलवाते हो तो पल्पी सा सब्सटेंस बच जाता है, तो उसको हम कहाँ यूज करें वो सोचने की जरूरत है, ताकि वो बेकार ना जाए। और ट्रांसपोर्ट जो है वो डिले करती है फैक्ट्रीज तक आने में, ठीक है। तो ये आपकी हो गई एग्रो बेस्ड इंडस्ट्री। अब हम बात करेंगे मिनरल बेस्ड इंडस्ट्रीज की। एग्रो बेस्ड इंडस्ट्री पढ़ने के बाद अब हम आएंगे मिनरल बेस्ड इंडस्ट्री, जिसका रॉ मटेरियल क्या होता है, मिनरल्स होते हैं, है ना। उसमें सबसे पहले और सबसे इंपॉर्टेंट हमें पढ़नी है आयरन और स्टील इंडस्ट्री। ये बहुत ज्यादा बेसिक इंडस्ट्री है, क्योंकि ये जो आयरन होता है या फिर अपना स्टील होता है, ये बाकी इंडस्ट्रीज को भिजवाती है, ताकि वो लोग भी अपने कुछ नए प्रोडक्ट बना सके आयरन से और स्टील से। जैसे आपने देखा है आयरन और स्टील का गेट बन गया, या फिर दूसरे अप्लायंसेस बन गए, या फिर जिसमें आप काफी सारी कंटेनर्स बन गए उसके, जिसमें आप काफी सारी चीजें स्टोर करके रखते हो ना, बहुत सारी चीजें बनती है, बर्तन बन गए, इस टाइप से, ठीक है। और ये जो इंडस्ट्री होती है वो एक हैवी इंडस्ट्री होती है, और इसी इंडस्ट्री की वजह से आज तक हमारी जितनी भी मशीन्स वगैरह बनी है, एयरक्राफ्ट बने हैं, शिप्स बने हैं, वहां पर इसी इंडस्ट्री की वजह से बनते हैं, ठीक है। और इंडिया जो है सेकंड पोजीशन पे है अपना कच्चा स्टील बनाने के लिए, ठीक है। और 111 यानी कि 111 मिलियन टन्स जो है वो हमारा इंडिया क्रूड स्टील प्रोड्यूस करता है, ठीक है। 2019 का डाटा है। और हमारा इंडिया लार्जेस्ट प्रोड्यूसर है स्पॉन्ज आयरन का। आयरन में भी काफी सारे टाइप्स होते हैं ना, तो उसमें जो स्पॉन्ज आयरन होता है इंडिया हमारा उसका प्रोड्यूसर है। लेकिन
हमारा इंडिया जो है स्पॉन्ज आयरन का लार्जेस्ट प्रोड्यूसर तो है, लेकिन हमारा इंडिया इससे उसको यूज कम कर पाता है, जस्ट 74.3% यूज कर पाता है, और बाकी वर्ल्ड में तो 229.3 यूज होता है ये स्पॉन्ज आयरन। ओके, और जितनी भी पब्लिक अंडरटेकिंग्स हैं, जैसे अगर हमारे कंट्री में स्टील का प्रोडक्शन बहुत ज्यादा होता है, ठीक है, आयरन एंड स्टील इंडस्ट्री बहुत सारी है, तो वो अपने स्टील की मार्केटिंग कैसे करते हैं, फिर वो अपने स्टील को कैसे बेचते हैं, इसकी वजह से, सेल की वजह से, स्टील अथॉरिटी ऑफ इंडिया लिमिटेड, अगर किसी इंडस्ट्री को क्या कुछ अगर स्टील लेना होता है तो वो सेल से ही लेते हैं। और जो छोटा नागपुर प्लेट्यू रीजन है ना, ये कहाँ पर है, इंडिया के ईस्ट में, जैसे कि झारखंड, छत्तीसगढ़, ओडिशा, वेस्ट बंगाल, बिहार के इलाके में, यहाँ पर आपको सबसे ज्यादा आयरन और स्टील इंडस्ट्री, आयरन एंड स्टील इंडस्ट्री मिल जाएगी, ठीक है। सो वैसे छोटा नागपुर प्लेट्यू या फिर इंडिया के ईस्ट में क्यों है ये आयरन एंड स्टील इंडस्ट्री, क्योंकि यहाँ पर आयरन ओर की लो कॉस्ट है, हाई ग्रेड रॉ मटेरियल मिल जाते हैं, सस्ते में लेबर मिल जाती है, डोमेस्टिक मार्केट भी बहुत ज्यादा फैली हुई है। अच्छा, ये स्टील बनता कैसे है, ये देखो, ये जो स्टील है, स्टील को बनाने के लिए हमें आयरन ओर चाहिए, चोकिंग कोल चाहिए और लाइमस्टोन चाहिए, वो भी 4:2:1 के रेशियो में, है ना, और एक मैग्नीज भी चाहिए ताकि हम स्टील को हार्ड कर पाए, ठीक है। अब देखो, इसका थोड़ा प्रोसेस बता रखा है, साइंस भी आ रखी है थोड़ी, तो वो देख लेते हैं, ज्यादा डिटेल में घुसने की जरूरत नहीं है, बेसिक बेसिक भी करोगे तो वो भी चल जाएगा, ठीक है। अब देखो, ट्रांसपोर्ट ऑफ रॉ मटेरियल टू द प्लांट, सबसे पहले ये जितने भी रॉ मटेरियल मैंने आपको ऊपर गिनवाए हैं, आयरन ओर, चोकिंग कोल, लाइमस्टोन, मैंगनीज, इनको लेके आया जाता है आयरन एंड स्टील इंडस्ट्री के प्लांट तक, है ना, और उसके बाद आयरन ओर, चोकिंग कोल, लाइमस्टोन और मैंगनीज को लेके आया जाता है। फिर जो भट्ठे होते हैं जिसके अंदर आग जलती है, ठीक है, आपने ईंट के भी देखे होंगे फर्नेसेस, वैसे ही जो भट्ठे होते हैं, वहां पर ये जो आयरन ओर आप लेके आए हो ना, इसको आप मेल्ट करते हो, ठीक है। इस मेल्टिंग के अंदर ये लाइमस्टोन थोड़ा ऐड करते हो आप, जब आयरन ओर मेल्ट हो जाता है ना। अब लाइमस्टोन जो है ना, वो एक फ्लक्सिंग मटेरियल है, फ्लक्सिंग मटेरियल मतलब बहने वाला, ठीक है। तो आयरन ओर जैसे मेल्ट होता है तो लाइमस्टोन भी उसके अंदर डाल दिया जाता है, और फिर वो दोनों बहने वाले यानी कि लिक्विड फॉर्म में आ जाते हैं। उसके बाद स्लैग को रिमूव कर दिया जाता है। स्लैग क्या होता है, वेस्ट प्रोडक्ट हो जाता है, ठीक है। वेस्ट प्रोडक्ट जो मेटल के एक्सट्रैक्शन के बाद जो वेस्ट प्रोडक्ट हो जाता है उसको रिमूव कर दिया जाता है, एक तरीके से वेस्ट प्रोडक्ट है जो कि रिमूव कर दिया जाता है। फिर अब क्या होता है, कोक भी बर्न कर दिया जाता है ताकि उस ओर को हीट किया जाए, ठीक है, कोक भी बर्न कर दिया जाता है। फिर पिग आयरन, यानी कि अब आप ये देखो, आयरन को मेल्ट किया, फिर लाइमस्टोन को भी उसके अंदर ऐड कर दिया, दोनों लिक्विड फॉर्म में आ गया, अब कोक को भी जला के उसके अंदर ऐड कर दिया। अब क्या होता है, पिग आयरन, पिग आयरन यानी कि जितना भी हमने मोल्टन मटेरियल लिए हैं, यानी कि आयरन और लाइमस्टोन और उसके बाद कोक, एंड उसके बाद ये जितने भी मोल्टन मटेरियल बन गए हैं उनको मोल्ड में डाल दिया जाता है, मतलब छोटे छोटे कंटेनर्स में डाल दिया जाता है, जिसको आप पिग्स बोलते हो, है ना। उसके और ये पिग्स में डाल दिए जाते हैं तो क्या बन जाता है, पिग आयरन, है ना। अब पिग आयरन को प्योरीफाई किया जाता है, मेल्ट करके, ऑक्सीडाइज करके, तब जाके स्टील बनता है, और थोड़ा बहुत उसके अंदर मैग्नीज, निकल और क्रोमियम भी ऐड कर दिया जाता है। फिर उस मेटल को तरह तरह के चीजों में शेप कर दिया जाता है। तो ये बेसिक चीजें हैं, बस आप इसका प्रोसेस थोड़ा सा याद कर लेना, अदरवाइज इसके इतने डिटेल में नहीं जाना है, ठीक है। अब आयरन एंड स्टील इंडस्ट्री को हम बेसिक इंडस्ट्री क्यों बोलते हैं, बेसिक इंडस्ट्री मतलब ऐसी इंडस्ट्री जो अपने रॉ मटेरियल दूसरी दूसरी इंडस्ट्रीज को भी भेजते हैं, रॉ मटेरियल नहीं मतलब गुड्स दूसरी इंडस्ट्री को भेजते हैं, ठीक है। क्योंकि बाकी सारी इंडस्ट्री भी आयरन और स्टील इंडस्ट्री के ऊपर डिपेंड होते हैं, क्योंकि उन्हें भी अपना फिनिश्ड गुड आयरन और स्टील की वजह से ही बनाना है ना, और इसकी वजह से ही बहुत सारी मशीन्स बन पाती हैं। शुगर इंडस्ट्री और सीमेंट इंडस्ट्री में भी ये काम आता है, और इंडस्ट्री की प्रोग्रेस जो होती है हमारे देश में वो इसी इंडस्ट्री के ऊपर टिकी हुई है। बहुत सारे नंबर ऑफ पीपल को ये जॉब भी प्रोवाइड करती है। हैवी इंडस्ट्री क्यों कहलाती है आयरन एंड स्टील इंडस्ट्री, क्योंकि इसमें हैवी रॉ मटेरियल यूज होते हैं, जैसे आयरन और भी हैवी है, कोल एंड लाइम भी हैवी है ना, और जो फिनिश प्रोडक्ट बनते हैं इस इंडस्ट्री में वो भी हैवी बनते हैं, और इनकी हाई कॉस्ट ऑफ ट्रांसपोर्टेशन लगती है, ठीक है। अब आयरन एंड स्टील इंडस्ट्री जो है हमारी इंडिया में, इस इंडस्ट्री को भी काफी सारे चैलेंजेस फेस करने को मिलते हैं। जैसे कि देखो, चोकिंग कोल जो है वो बहुत ज्यादा ही रेट में हमें मिलता है, ठीक है, लिमिटेड इसकी अवेलेबिलिटी होती है, मतलब ज्यादा
क्योंकि चोकिंग कोल एक तो हमें बहुत महंगा मिलता है और इसकी अवेलेबिलिटी भी इतनी नहीं है, इंफ्रास्ट्रक्चर भी अच्छा नहीं है, लोअर लेबर प्रोडक्टिविटी, मतलब लेबर से जितना एक्सपेक्ट किया जाता है उससे कम ही काम करते हैं और एनर्जी की इतनी अच्छे से सप्लाई नहीं आ पाती है। अब हम बात करेंगे आयरन एंड स्टील इंडस्ट्री से अगला इंडस्ट्री जिसको हम बोलते हैं एल्यूमिनियम स्मेल्टिंग, मतलब एल्यूमिनियम को एक तरीके से मोल्ड लाइक मेल्ट किया जाता है इस तरीके से। तो मेटलर्जिकल इंडस्ट्री में सेकंड मोस्ट इम्पॉर्टेंट, मतलब मेटल वाली इंडस्ट्रीज में से सेकंड मोस्ट इम्पॉर्टेंट इंडस्ट्री हमारे इंडिया की कौन सी है? एल्यूमिनियम स्मेल्टिंग, है ना। इस इंडस्ट्री में सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट क्या है? बॉक्साइट। बॉक्साइट इस इंडस्ट्री का, वैसे एल्यूमिनियम भी है बट बॉक्साइट भी है, ठीक है। बॉक्साइट इस इंडस्ट्री का एक बेसिक रॉ मटेरियल है। जैसे आयरन एंड स्टील इंडस्ट्री में आयरन और स्टील के अलावा भी तो कितने थे, जैसे कि लाइमस्टोन भी था, निकल भी था, कोबाल्ट भी था, मैग्नीज भी था, ऐसे ही इसमें बॉक्साइट भी है। और ये बहुत भारी रेडिश कलर का होता है, डार्क रेडिश कलर का, ठीक है। एल्यूमिनियम जो है वो लाइट होता है, कोरोजन मतलब इसके ऊपर वो नहीं लग पाता, जर वगैरह, ठीक है, लाइट होता है, जर नहीं लग पाता, हीट इसमें गुड कंडक्टर ऑफ हीट होता है, मेलिएबल मतलब इसको बीट कर सकते हैं, थिन शीट से बना सकते हैं, और ये स्ट्रॉन्ग बन जाता है जब ये दूसरे मेटल्स के साथ मिक्स होता है, ठीक है। इस एल्यूमिनियम की वजह से ही एयरक्राफ्ट, यूटेंसिल्स एंड वायर्स जो हैं वो बन पाते हैं। अब ऐसा नहीं है कि एल्यूमिनियम स्मेल्टिंग जो इंडस्ट्रीज है वो कहीं पर भी सेटअप हो जाती है, ठीक है। ये जो है काफी सारी जगह पर सेटअप, मतलब ये जो है बहुत ध्यान से सेटअप की जाती है जहां पर अच्छे से इलेक्ट्रिसिटी की सप्लाई हो, जहां पर रॉ मटेरियल सस्ते रेट पे मिल जाए। एल्यूमिनियम ने पॉपुलैरिटी तब गेन करी है क्योंकि ये स्टील, कॉपर, जिंक और लेड की जगह भी काम आ सकता है ना। और इंडिया में एल्यूमिनियम स्मेल्टिंग प्लांट्स कहाँ पर है, मतलब एल्यूमिनियम को स्मेल्ट करने में या फिर मेल्ट करने में बॉक्साइट की भी नीड होती है, तो इसलिए बॉक्साइट इसका बेसिक रॉ मटेरियल है। और ये वाले जो प्लांट्स होते हैं वो ओडिशा, वेस्ट बंगाल, केरला, यूपी, छत्तीसगढ़, महाराष्ट्र, तमिलनाडु में देखने को मिल जाएंगे। अब बात करेंगे हम केमिकल इंडस्ट्रीज की। नाउ केमिकल इंडस्ट्री तो आप नाम से ही समझ गए होंगे, ये बहुत ज्यादा फास्टेस्ट ग्रोइंग है क्योंकि हर चीज में केमिकल ही डलते हैं, लार्ज और स्मॉल स्केल हर जगह पर ये चलती है, ठीक है। इसके दो सेक्टर्स होते हैं, ऑर्गेनिक और इनऑर्गेनिक। अगर आप 11th-12th में नॉन मेड और मेड लेते हो वट, तो उसमें भी आपको ऑर्गेनिक केमिस्ट्री और इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री आई गेस पढ़ने को मिलती है, ठीक है। ऑर्गेनिक सेक्टर जो होते हैं वो ऑर्गेनिक केमिकल्स प्रोड्यूस करते हैं, और इन केमिकल्स में क्या होते हैं? पेट्रोकेमिकल्स, ठीक है। पेट्रोकेमिकल्स किस चीज को मैन्युफैक्चर करने का काम आते हैं? सिंथेटिक फाइबर हो गए जैसे सिल्क, रायलॉन, नियॉन और नायरॉन, ठीक है। सिंथेटिक रबर, प्लास्टिक, डाई स्टफ, ड्रग, फार्मास्यूटिकल्स यानी कि फार्मा से रिलेटेड, है ना। और ऑर्गेनिक केमिकल प्लांट्स जो होते हैं वो ऑयल रिफाइनरीज के पास मिलते हैं या फिर पेट्रोकेमिकल प्लांट्स के पास मिलते हैं। इनऑर्गेनिक सेक्टर कौन सा होता है? जो कि इनऑर्गेनिक केमिकल्स को प्रोड्यूस करता है। इसके अंदर सल्फ्यूरिक एसिड डलता है इन केमिकल्स के अंदर, जो कि फर्टिलाइजर, सिंथेटिक फाइबर, प्लास्टिक, एडिसिव मतलब चिपचिपे, पेंट, डाई स्टफ, नाइट्रिक एसिड, एल्कलीज, सोडा ऐश जिसको आप ग्लास, सोप, डिटर्जेंट, पेपर बनाने में काम आता है सोडा ऐश, और कॉस्टिक सोडा बनाने के ये इनऑर्गेनिक केमिकल काम आते हैं। और ये केमिकल प्लांट्स जो होते हैं वो हमारी कंट्री में सारी जगह लोकेटेड है। फर्टिलाइजर इंडस्ट्री जो कि फर्टिलाइजर बनाती है, नाइट्रोजनस फर्टिलाइजर बेसिकली, जहां पर जिसको आप यूरिया बोलते हो, इसके अंदर, इस यूरिया के अंदर नाइट्रोजन, फॉस्फेट और पोटैश तीनों मिलती है ना। पोटैश जो होती है वो हमारे कंट्री में हर जगह से इंपोर्ट की जाती है, ठीक है। और ग्रीन रेवोल्यूशन के बाद ये जो फर्टिलाइजर इंडस्ट्री है वो बहुत ज्यादा ही फैल गई थी। गुजरात, तमिलनाडु, उत्तर प्रदेश, पंजाब, केरला फर्टिलाइजर प्रोडक्शन में अभी भी सहयोग करते हैं, ठीक है। सीमेंट इंडस्ट्री भी जरूरी है क्योंकि आप देख लो कि जितना भी हमारे देश में इंफ्रास्ट्रक्चर बन रहा है, चाहे वो रोड है, चाहे वो ब्रिज है, चाहे वो मेट्रो की लाइन सेटअप करना है, फैक्ट्रीज हो गई, हाउसेस हो गई, एयरपोर्ट हो गए, डैम हो गए, हर जगह आपको सीमेंट चाहिए ही चाहिए। अब सीमेंट इंडस्ट्री को ना बहुत सारे बल्कि मतलब भारी भारी रॉ मटेरियल चाहिए, जैसे लाइमस्टोन, सिलिका हो गया, जिप्सम हो गया, ये ना 1 मार्कर में आता है जिप्सम और सिलिका वगैरह का, है ना। फर्स्ट सीमेंट प्लांट कहाँ पर सेटअप हुआ था? चेन्नई में 1904 में। और इंडिपेंडेंस के बाद इस इंडस्ट्री ने इंडिया में फ्लोरिश करना मतलब बढ़ना वगैरह स्टार्ट कर दिया है। इसके प्लांट्स जो है वो गुजरात वगैरह में
सेटअप हैं। क्यों गुजरात वगैरह में? क्योंकि गुजरात जो है वो गल्फ कंट्री के साथ लिंक होता है, ठीक है, यानी कि थोड़ा बहुत मार्केट इसका गल्फ कंट्री के साथ लिंक हो जाता है। गल्फ कंट्री 7 कंट्री का 7 अरब कंट्रीज का ये समूह है, ग्रुप है, जिसके अंदर बहरीन, कुवैत, इराक, ओमान, कतार, सऊदी अरेबिया एंड यूनाइटेड अरब एमिरेट्स ये आते हैं, ठीक है। अब सीमेंट इंडस्ट्री क्यों है हमारे देश के लिए, हमारी कंट्री के लिए? क्योंकि हमारे देश की जो सीमेंट इंडस्ट्री है वो बहुत अच्छे सीमेंट के प्रोडक्ट्स लेके आती है। एशियन और अफ्रीकन इंडस्ट्री, एशियन और अफ्रीकन कंट्री में सीमेंट की बहुत डिमांड है और इंडिया के अंदर भी सीमेंट की बहुत डिमांड है। ये इंडस्ट्री बहुत अच्छा कर रही है एक्सपोर्ट्स में। और यहाँ पर देखो, इसके पहले जो है प्राइस कुछ कंट्रोल में नहीं थे, लेकिन फिर इसकी जो प्राइस है धीरे धीरे इस इंडस्ट्रीज के लिए पॉलिसी आई, जिसकी वजह से उसने काफी ज्यादा प्रोग्रेस किए टेक्नोलॉजी, प्रोडक्शन कैपेसिटी वगैरह में भी। फिर आती है ऑटोमोबाइल इंडस्ट्री। ऑटोमोबाइल इंडस्ट्री कौन सी होती है? जिसके अंदर व्हीकल्स वगैरह आते हैं। जैसे ही लिबरलाइजेशन आई, लिबरलाइजेशन का मतलब क्या होता है? जब सरकार ने बहुत सारे टैक्स वगैरह या फिर रिस्ट्रिक्शंस वगैरह को रोक दिया था, हटा दिया था इंपोर्ट एक्सपोर्ट पे से, तब ट्रांसपोर्टेशन की डिमांड बढ़ने लग गई और इसलिए व्हीकल्स भी ज्यादा बढ़ने लग गए। अब ये जो ऑटोमोबाइल की इंडस्ट्री है वो ज्यादातर दिल्ली, गुड़गांव, मुंबई, पुणे, चेन्नई में लोकेटेड है ना। अब लिबरलाइजेशन की वजह से और जैसे हम फॉरेन में इन्वेस्ट कर देते हैं, तो इसकी वजह से हमारे देश में ऑटोमोबाइल इंडस्ट्री की ग्रोथ कैसे हुई है, ठीक है। देखो, जैसे ही सरकार ने इंपोर्ट एक्सपोर्ट पे पाबंदियां हटा दी और बेसिकली इससे क्या हुआ, ग्लोबलाइजेशन आ गया, ठीक है। बाहर के जो देश के व्हीकल मैन्युफैक्चरर थे वो अब इंडिया में आ गए, जैसे हीरो होंडा आ गया था, है ना, मारुति सुजुकी आ गया था, जिससे कि हमारे देश में अलग अलग टाइप के व्हीकल्स बनने लग गए थे, जॉइंट सेक्टर्स बनने लगे थे, कोऑपरेटिव्स बनने लग गए थे। और उससे क्या हो गया, बाहर के देश की नई टेक्नोलॉजी हमारे देश में आई, हमारे देश की टेक्नोलॉजी उनके देश में गई, और 15 साल से भी अंदर अंदर इस इंडस्ट्री ने बहुत अच्छा सा लाइक हाइक कर लिया, ठीक है। अब इससे अब आज के टाइम में हमारे पास 15 मैन्युफैक्चरर्स है पैसेंजर कार के, 9 कमर्शियल व्हीकल के, और 14 जो है 2 और 3 व्हीकल के हमारे पास मैन्युफैक्चरर कंपनीज हैं। अब हम आते हैं इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी यानी कि आईटी और इलेक्ट्रॉनिक इंडस्ट्री पे। इलेक्ट्रॉनिक इंडस्ट्री कौन सी होती है? जो बिजली वाले प्रोडक्ट्स होते हैं, है ना। तो इसके अंदर टेलीविजन, टेलीफोन, सेलफोन, टेलीफोन एक्सचेंज, रेडार, कंप्यूटर और दूसरे इक्विपमेंट जो कि कम्युनिकेशन में और कंप्यूटर इंडस्ट्री में जो काम आते हैं वो सारे प्रोडक्ट्स इसके अंदर आते हैं। और इंडिया की जो इलेक्ट्रॉनिक कैपिटल है वो किसको माना जाता है? बेंगलुरु को, क्योंकि यहीं पर ये सारी चीजें हमें भर भर के देखने को मिलती है। और इसके साथ साथ दूसरे कौन से सेंटर्स होते हैं ये हम मैप में भी करेंगे। नोएडा, मुंबई, चाइना, हैदराबाद, पुणे, दिल्ली, कोलकाता, लखनऊ और कोयम्बटूर, ठीक है। अब आईटी टेक्नोलॉजी की वजह से यानी कि आईटी इंडस्ट्री की वजह से इंडिया में बहुत सारे फायदे आए हैं इकोनॉमिक डेवलपमेंट में। एक तो ये बहुत सारे लोगों को रोजगार देता है, ठीक है। फॉरेन एक्सचेंज हम इससे ज्यादा कमा पाते हैं ना, क्योंकि टेक्नोलॉजी तो सभी देशों को चाहिए और ज्यादा वर्किंग वुमेन्स जो है इसी सेक्टर में बढ़ पाई हैं। उसके बाद हार्डवेयर एंड सॉफ्टवेयर की ग्रोथ हो पाई है इंडिया में, और सॉफ्टवेयर टेक्नोलॉजी पार्क्स जो कि अभी हम ये मैंने आपको गिनवाए हैं, ये सारे के सारे आपके सॉफ्टवेयर टेक्नोलॉजी पार्क कहलाते हैं, क्योंकि ये मेजर आईटी हब है, इनकी ग्रोथ बढ़ी है, ठीक है। सो ये हमारा थोड़ा बहुत इंडस्ट्री से रिलेटेड था। अब हम थोड़ा बहुत इन्वायरमेंट से रिलेटेड भी बात करते हैं कि इन इंडस्ट्रीज का इन्वायरमेंट पे क्या असर पड़ता है। पॉल्यूशन तो होता ही है, देखो इन इंडस्ट्रीज का इन्वायरमेंट के ऊपर बहुत ज्यादा असर पड़ता है, काफी ज्यादा पॉल्यूशन हमें देखने को मिलता है। 4 टाइप के पॉल्यूशन फैलते हैं। एक तो इन इंडस्ट्रीज की वजह से हार्मफुल गैसेस बहुत अमाउंट में निकलती हैं, जैसे सल्फर डाइऑक्साइड, कार्बन मोनोऑक्साइड, स्मोक भी निकलता रहता है इन सारी इंडस्ट्रीज से, है ना। फॉसल फ्यूल की बर्निंग होती है तो उससे एयर पोल्यूशन जो है वो बढ़ता है, जिससे कि हमारी ह्यूमन की हेल्थ, एनिमल की हेल्थ, प्लांट की हेल्थ, बिल्डिंग्स और एटमॉस्फेयर सभी को बहुत ज्यादा असर पड़ता है। वाटर पोल्यूशन देख लो कितना फैलता है, जो लाइक फैक्ट्रीज होती है वो अपना पानी को अच्छे से क्लीन नहीं करती या फिर ठंडा नहीं करती और तभी की तभी उसमें बहा देती हैं, लाइक किसी भी रिवर में, तो वाटर पोल्यूशन फैलता है, जिससे कि एक्वेटिक लाइफ को भी बहुत हार्म पहुंचता है। थर्मल पोल्यूशन क्या होता है, जो मैंने आपको बताया अभी कि हॉट वाटर को पहले ठंडा नहीं करते,
फैक्ट्रीज वाले वो सड़े हुए हॉट वाटर को ही डायरेक्ट रिवर में फेंक देते हैं या फिर ड्रेन कर देते हैं, जिसकी वजह से थर्मल पॉल्यूशन होता है। नॉइज पॉल्यूशन क्या होता है, जो इतनी खटखट खटखट होती है मशीन से या फिर फैक्ट्रीज में, तो उससे नॉइज पॉल्यूशन होता है, जिससे कि लोगों को सुनने में दिक्कत आती है, इरिटेशन होती है, एंगर आता है, हार्ट रेट बढ़ जाता है और ब्लड प्रेशर भी। अब कैसे इसको मतलब कंट्रोल कर सकते हैं, एक तो पानी को ठंडा करो, ठीक करो, रिसाइकल करो, रीयूज करो बहुत सारे स्टेजेस तक, तब जाके पानी को वो भी ठंडा करके ड्रेन करो, उसका मतलब ट्रीटमेंट करके, वाटर ट्रीटमेंट करके, रेन वाटर हार्वेस्टिंग करो, ताकि तुम ग्राउंड वाटर को ज्यादा यूज ना कर पाओ, रेन वाटर को आप यूटिलाइज कर लो, है ना। उसके बाद हॉट वाटर को ट्रीट करो रिवर एंड पॉन्ड में भेजने से पहले। इसके भी काफ़ी सारे प्रोसेस हैं, जैसे प्राइमरी ट्रीटमेंट, सेकेंडरी ट्रीटमेंट, टर्शरी ट्रीटमेंट, कि वाटर को साफ कैसे कर सकते हैं, केमिकल तरीके से, बायोलॉजिकल तरीके से, और रेन वाटर हार्वेस्टिंग करके, थोड़ा मैकेनिकल तरीके से हम वाटर को ठीक करके तब जाके रिवर बॉडीज में डालें। सीवेज ट्रीटमेंट प्लांट भी बना है यमुना एक्शन प्लान के अंडर, वो भी फरीदाबाद में, जो कि वाटर को ट्रीट करते हैं, साफ करते हैं, तब जाके पानी में डालते हैं, ठीक है। और इन्वायरमेंटल पोल्यूशन को मिनिमाइज करने के लिए काफी सारे तरीके हैं, जैसे कि अंडरग्राउंड वाटर को कम कर दो, ठीक है, लीगली उसको रेगुलेट करो, इतना ज़्यादा यूज नहीं करना चाहिए। जनरेटर और दूसरी मशीनरी को हमें फिट करना चाहिए साइलेंसर्स के साथ, ताकि नॉइज ना निकले। उसके बाद एयर में ज़्यादा बेकार बेकार मटेरियल्स ना फैले, उसके लिए भी काफ़ी सारी मशीन्स लिखी हुई हैं जो कि लगा सकते हैं, ताकि एयर प्योरीफाई हो के आए, है ना। और कोल जो कि एक फॉसिल फ्यूल है, उसको जलाने से एयर पॉल्यूशन होता है, तो उसकी जगह ऑयल या फिर गैस यूज कर लो, है ना। और मशीनरी को नया नया बनाओ, रीडिजाइन करो, ताकि वो अच्छे से यूज हो पाए, किसी भी चीज की बर्बादी ना हो और हमारे इन्वायरमेंट पे असर ना पड़े। सस्टेनेबल डेवलपमेंट प्रमोट करो, ताकि हमारे इकोनॉमिक डेवलपमेंट हो। और एनटीपीसी क्या होता है, नेशनल थर्मल पावर कॉर्पोरेशन, ठीक है। ये जो है हमारे इंडिया में एक संस्थान है, आईएसओ सर्टिफिकेट मिला हुआ है इनको, और ये एनवायरमेंट को मैनेज करने के लिए काम आती है, ठीक है। और ये जो है एनटीपीसी का मेन काम क्या है कि ये पावर प्लांट्स को सेटअप करती है, ताकि हमारे नेचुरल इन्वायरमेंट को कंजर्व किया जाए, बचाया जाए। और जैसे कुछ रिसोर्सेज लाइक एयर, वाटर, ऑयल, गैस, कोल और बाकी सारे फ्यूल्स, उनको ये अच्छे से यूज करती है और उनको बचाती भी है, ठीक है। सारे इक्विपमेंट्स की अच्छे से यूटिलाइजेशन हो, किसी भी चीज़ की वेस्टेज ना हो। लेटेस्ट टेक्नोलॉजी ये मतलब अडॉप्ट करती है, जिससे कि कम नुकसान पहुंचे। और ओल्ड इक्विपमेंट जो है उनको नया बनाने में लगी रहती है, वेस्ट कम हो थर्मल पावर प्लांट से। और ऐश जो है, जो राख होती है, उसको हम कैसे यूटिलाइज कर सकते हैं, वो भी इसका काम होता है, कि ये देखती है कि कैसे कैसे हम बचा सकते हैं हर चीज़ को। ग्रीन बेल्ट हम डेवलप करते हैं, मतलब ये जो ऑर्गेनाइजेशन है, एफॉरेस्टेशन करते हैं, ज़्यादा पेड़ लगाते हैं, ताकि इकोलॉजिकल बैलेंस बना रहे। एनवायरमेंट पॉल्यूशन को ये रिड्यूस करने की कोशिश करती है, ऐश वाटर रिसाइकलिंग सिस्टम से, ऐश पॉन्ड मैनेजमेंट से, लिक्विड वेस्ट मैनेजमेंट से। और उसके बाद ये हर जगह मॉनिटरिंग करती है, रिव्यू करती है, ताकि सारे पावर स्टेशन ढंग से काम कर रहे हैं या फिर नहीं कर रहे हैं, तो उस चीज़ के लिए। तो ये कुछ हमारी मिनरल बेस्ड इंडस्ट्री थी और इन्वायरमेंट से रिलेटेड था। नाउ वी विल डू मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्रीज का मैप वर्क। इसमें हमें 3 चीजें करनी है, कॉटन टेक्सटाइल इंडस्ट्री, सॉफ्टवेयर वाला। तो सबसे पहले हम कॉटन टेक्सटाइल इंडस्ट्री पढ़नी है। इसमें हमें 5 लोकेशंस मार्क करनी है, लोकेट करनी है, मुंबई, इंदौर, सूरत, कानपुर और कोयम्बटूर। सबसे पहले आपको ये पता होना चाहिए कि ये किस स्टेट में, तभी आप थोड़ा अच्छे से लोकेट कर पाओगे। तो सबसे पहले आप इसको लिख लो कि मुंबई इज इन महाराष्ट्र, इंदौर मध्य प्रदेश, सूरत गुजरात, कानपुर उत्तर प्रदेश और कोयम्बटूर तमिलनाडु। तो तमिलनाडु आपको पता ही है ना। तमिलनाडु में ये देखो, ये 1 2 3 4, ये 4 यू से बने हुए हैं ना। तो चौथे जो ये बड़ा सा यू है, इससे पहले ऊपर कोयम्बटूर मार्क कर दो, ठीक है। उसके बाद ये आपका आ गया महाराष्ट्र। महाराष्ट्र में ये एक ऐसे यू उठा हुआ है यहाँ पर ऑलरेडी, तो यहाँ पर आप मुंबई मार्क कर दो। और मुंबई के ऊपर ठीक आपका ये गुजरात स्टार्ट हो जाता है ना। और गुजरात में भी थोड़ा सा ये जो लार्ज स्पेस है, चंद्र बिंदु सा, वहीं पर आपको सूरत बना देना है। उसके बाद ये आ गया आपका मध्य प्रदेश। मध्य प्रदेश में ये जो यू है, इसी के ठीक ऊपर यहाँ पर इंदौर मार्क कर दोगे, ठीक है। और कानपुर में भी ये देखो, ये भी एक चंद्र बिंदु है,
सॉरी उत्तर प्रदेश में वहां पर कानपुर मार्क कर दोगे, ठीक है। तो इस तरीके से आप कुछ ट्रिक्स बनाना एंड यू आर डन विद योर कॉटन टेक्सटाइल इंडस्ट्रीज वाला मैप वर्क, ठीक है। अब हम आते हैं आयरन एंड स्टील प्लांट। इसकी भी हमें 6 लोकेशंस मार्क करनी है। तो इसका भी सबसे अच्छा आइडिया है कि आप सबसे पहले इसका क्या लिख लो, दैट कि कौन कौन सी स्टेट में है। दुर्गापुर वेस्ट बंगाल में है, बोकारो झारखंड, जमशेदपुर भी झारखंड में है, भिलाई छत्तीसगढ़ में, विजयनगर कर्नाटका में है और सालीम जो है वो तमिलनाडु में है। तो ये देखो कर्नाटका और तमिलनाडु तो साउथ के हो गए, झारखंड में भी 2 हैं तो ये भी फायदा हो गया, झारखंड के ऊपर ही छत्तीसगढ़ है तो ये भी फायदा हो गया, और वेस्ट बंगाल में दुर्गापुर है। वेस्ट बंगाल में क्या होती है, दुर्गा पूजा, तो आपको दुर्गापुर याद रहेगा, ठीक है। तो सबसे पहले यहाँ पर देखो यहीं पे है मोस्टली सारे, तो ये आपका आ गया वेस्ट बंगाल। वेस्ट बंगाल के ठीक बीचों बीच दुर्गापुर मार्क कर दो, डन। और उसके बाद यहाँ पर देखो जमशेदपुर और बोकारो आपको कहाँ, जमशेदपुर एंड बोकारो ये दोनों आपके झारखंड में थे, तो झारखंड भी ये वेस्ट बंगाल के ऊपर ही है, ठीक है। ये आ गया आपका झारखंड, हाँ झारखंड। और उसके बाद ऊपर ही ये जो यू बना हुआ है, ठीक इसके ऊपर आप बोकारो रख दो, और ये जो बीच में से ट्रायंगल है यहीं पर आप जमशेदपुर रख दो। उसके बाद ये आपका ऐसे सी हॉर्स जैसा क्या आ गया, छत्तीसगढ़ आ गया। छत्तीसगढ़ के एकदम पेट में ही भिलाई बना दो, ठीक है। उसके बाद अब आते हैं हम ये लाइक कर्नाटका में। कर्नाटका का ये जो ऊपर वाला पोर्शन है जो कि वी शेप का है, इसमें आप ये देखो चंद्र बिंदु सा बना हुआ है, यहाँ पर आप विजयनगर मार्क करोगे, और तमिलनाडु में अपर पोर्शन के बीचों बीच में आप सालेम बना देना, डन। इसी तरीके से थोड़ा पहले आपको ट्रिक्स बनानी पड़ेगी तब जाके आप कर पाओगे, और एक बार आप 3-4 बार प्रैक्टिस करना, ठीक है, तब जाके ये आपको माइंड में फिटअप हो जाएंगे। अब आते हैं हम सॉफ्टवेयर टेक्नोलॉजी पार्क। इसमें हमें जो आईटी और इलेक्ट्रॉनिक इंडस्ट्रीज होती है ना उसके रिलेटेड मार्क करना है कि आईटी और इलेक्ट्रॉनिक इंडस्ट्रीज का हब कहाँ कहाँ पर है। नोएडा, गांधीनगर, मुंबई, पुणे, हैदराबाद, बेंगलुरु, चेन्नई और तिरुवनंतपुरम, इनकी स्टेट लिख लो, ठीक है। स्टेट देखो, नोएडा उत्तर प्रदेश में, गांधीनगर कहाँ पे, गांधी जी कहाँ पे थे, गुजरात में, मुंबई महाराष्ट्र, पुणे महाराष्ट्र, हैदराबाद तेलंगाना, ठीक है, बेंगलुरु कर्नाटका, चेन्नई तमिलनाडु, तिरुवनंतपुरम केरला। तो ऑलमोस्ट देखो ये सारे इजी हैं। केरला के लास्ट में तिरुवनंतपुरम है, लर्न। उसके बाद तमिलनाडु के ठीक टॉप में चेन्नई है, कर्नाटका में ये जो ऐसे गोला बना हुआ है वहां पर आपको बेंगलुरु, ठीक है। ये आ गया आपका हैदराबाद। हैदराबाद जो है वो तेलंगाना में है, तेलंगाना को हाफ करो, ठीक उसके नीचे की साइड पे ऐसे एडजेसेंट डायगोनल वे में आपका हैदराबाद हो गया, ठीक है। उसके बाद आओ महाराष्ट्र में, महाराष्ट्र में मुंबई तो आपको पता ही है, उसके ठीक ऐसे स्लांटिंग वे में पुणे बना दो। एंड नाउ ये आ गया आपका गुजरात। गुजरात में ऐसे थोड़ा ऊपर की साइड से स्लांट में जाना और गांधीनगर बनाओगे, और दिल्ली के एकदम यहीं पर आप गोला बना के नोएडा लिख दोगे, ठीक है, यूपी में दिल्ली के एकदम साइड में, ओके। तो ये भी हो गया आपका मैप वर्क, जिसमें हमने 3 मैप वर्क देखे, सॉफ्टवेयर टेक्नोलॉजी पार्क, आयरन एंड स्टील प्लांट्स, एंड उसके बाद कॉटन टेक्सटाइल इंडस्ट्री, ठीक है। तो इसी के साथ साथ हमारा ये जो चैप्टर है वो खत्म होता है। आई होप आपको पूरी वीडियो समझ में आई होगी, एंड इंस्टाग्राम एंड टेलीग्राम पे जरूर फॉलो कर लेना। सो इफ यू लाइक द वीडियो एंड द एक्सप्लेनेशन देन प्लीज डू लाइक, शेयर, कमेंट एंड सब्सक्राइब द चैनल। थैंक यू सो मच।